हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे पिछले का भाग अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें। आपको सारे इस राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट्स में वीडियो बनाए हुए हैं। मैंने 5 पार्ट अपलोड करे हैं, अभी 6ठा पार्ट अपलोड होगा। देखते हैं, फिर एक पार्ट और बनेगा इसका। फिर अगर ये बुक दो तीन टॉपिक और बच रहे हैं इसमें, वो और करेंगे। फिर बाद में हम शुरू करने वाले हैं गणपत सिंह सर की बुक शुरू करेंगे, इंडियन हिस्ट्री की। और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं कि एक तो राहुल चौधरी सर की और एक गौरव सिंह घाणेराव की बुक पढ़ेंगे। इसके ये बुक पूरी होते ही मैं उनको शुरू करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को कौन से आगा खां पैलेस में रखा गया था? और इन नेताओं को गिरफ्तार करने तो जो अभियान चलाया गया था उसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया था। जब ये आंदोलन शुरू किया गया था उस समय इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की जो योजना समझो, कुछ भी समझो, तो उसको क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया था। और कांग्रेस कार्यकारी के समिति के सदस्य नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको अहमदनगर में कैद रखा गया। इन सबको कौन सी जेल में रखा गया था? अहमदनगर की जेल में। और राजेंद्र प्रसाद को पटना में नज़रबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को और पटना में नज़रबंद करा गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। कालांतर में जेल की दीवार को फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए तथा 1942 में कांग्रेस आंदोलन में भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और भूमिगत होकर के मतलब किसी के नज़रों में नहीं आना चाहते थे। करो या मरो का नारा समूचे देश में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला। आंदोलन अहिंसक न रह सका। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, यूपी, मद्रास और बम्बई में था, लेकिन समूचे देश की इसमें हिस्सेदारी अवश्य थी। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और पटवर्धन, अरुणा आशफ अली आदि ने भूमिगत रहते आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और गिरफ्तारी से बचे नेता जैसे वी.एम. खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 31 दिन के उपवास की घोषणा कर दी थी। गांधी जी के उपवास शुरू करने के बाद देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उन्हें रिहा करने के लिए दबाव पड़ने लगा। तत्कालीन भारत के सभी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम लीग को छोड़कर गांधी जी की रिहाई की मांग की। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने भूख हड़ताल समाप्त की। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया। और गांधी जी जिस समय रिहा किया गया उनसे पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव थी महादेव देसाई, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित की गई। पहली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? बलिया में, जो चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई थी। और सतारा महाराष्ट्र में इस समय की सर्वाधिक लंबी सरकार स्थापना हुई थी और जिसके नेताओं में वाई.वी. चौहान, नाना पाटिल प्रमुख नेता थे। यहाँ की सरकार 1945 तक चली थी। बंगाल के मिदनापुर में ताम्रलिप्ति जातीय सरकार की स्थापना। बंगाल के मिदनापुर में कौन सी सरकार की स्थापना? ताम्रलिप्ति जातीय सरकार की स्थापना थी। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों, असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्त अधिक था। और मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि उनका विश्वास था कि अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद यहाँ जंगल राज। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट इसलिए विरोधी था क्योंकि उनको विश्वास था कि अंग्रेज यहाँ से चले गए
तो यहाँ पर जंगली राज हो जाएगा, यानी कोई किसी की नहीं सुनने वाला। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया था और मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था। विभाजन करो और छोड़ो का नारा कौन से अधिवेशन में दिया गया था? तो 1943 के कराची अधिवेशन में दिया गया था। वेबल योजना तथा शिमला सम्मेलन 1945। अक्टूबर 1943 को लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेबल भारत के वायसराय बनकर आए। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। वेबल स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकारी समिति को रिहा किया गया। 14 जून 1945 को वेबल ने योजना प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थी। केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा से सभी सदस्य भारतीय हों, और कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसमें तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नए स्थायी संविधान पर आम जनता की सहमति नहीं हो जाती, कि भारत का एक संविधान नहीं बन जाता और जिसमें आम जनता भी सहमत नहीं हो जाती, तब तक यह कार्यकारी परिषद काम करेगी। और वेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 22 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया था। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, सम्मेलन की असफलता का कारण बना। मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि इसकी परिषद के जो भी सदस्य हैं सारे मुस्लिम लीग से लिए जाएं, तो इसलिए ये सम्मेलन असफल हो गया। और अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत की राजनीति के इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी, और सम्मेलन में वेबल ने लीग को अधिक संतुष्ट करने की नीति का पालन कर मुसलमानों को एक ऐसी वीटो शक्ति सौंप दी जिसका वह किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव के विरुद्ध प्रयोग कर सकती थी। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, और सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गए। और आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति की स्थापना की, और बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाभाई देसाई थे और उनका सहयोग करने के लिए तेग बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू जवाहरलाल नेहरू भी इस अदालत में बहस की। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया, और संक्षिप्त में मुकदमे में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। आज़ादी हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन सरकार के इस निर्णय ने समूचे देश को स्तब्ध कर दिया, और लोगों के हस्ताक्षर सभाओं के दौर ने जो हस्ताक्षर सभाओं का दौर शुरू करा गया, यानी हस्ताक्षर सभाओं का आयोजन किया गया। वायसराय ने अपना विशेष अधिकार का प्रयोग कर तीनों को फांसी माफ करने का विवश होना पड़ा। कैबिनेट मिशन योजना 1946। जनवरी 1946 ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक सदस्य दल को भारत भेजने का निर्णय लिया, यानी कैबिनेट मिशन को। और 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, और कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे स्टाफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। इस मिशन ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में सर्वसम्मत समाधान निकालने पर भी मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की। कांग्रेस कार्यकारिणी ने मिशन के राष्ट्रीय सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का समर्थन किया। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन भारत से वापस चला गया। लीग और कांग्रेस ने न चाहते हुए भी इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। उसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी से भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकता था। और कैबिनेट मिशन के तहत
गठित संविधान सभा के लिए चुनाव में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के 296 स्थानों में से कांग्रेस को तो 205 मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली। इससे मुस्लिम लीग नेताओं में रोष पैदा हो गया और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत कर दी। लीग की इस कार्रवाई का उद्देश्य एक तो सांप्रदायिक दंगे फैलाना था, आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। प्रत्यक्ष कार्रवाई के दौरान कलकत्ता विभत्स हिंसा की क्रीड़ा स्थली बन गया। हजारों की संख्या में हिंदू लूटे और मारे गए। बदले में बिहार में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। नोआखली दंगे का एक प्रमुख केंद्र रहा। दंगों के दौरान लगभग 6000 लोग मारे गए और 20,000 लोग या तो घायल हुए या फिर उनके साथ बलात्कार हुआ। अंतरिम सरकार का गठन कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रयासों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को बैबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। 2 सितंबर 1946 को इस सरकार ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। अब एटली घोषणा फरवरी 1947 में ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों की सत्ता स्थानांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जून 1947 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतरिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अति शीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया गया और लगभग 2 महीने की बातचीत के उपरांत बेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने इटली के 20 फरवरी 1947 को व्यक्ति के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। विवशता की स्थिति में कांग्रेस की ओर से नेहरू एवं सरदार पटेल ने विभाजन की योजना को स्वीकार किया, लेकिन गांधी जी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध करते रहे। गांधी जी के शब्दों में, यदि सारा भारत भी आग के लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। अंतरिम सरकार के काल की मुस्लिम लीग के द्वारा पैदा हुई परेशानी से थक कर वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। और 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री की एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन घोषणा 3 जून की घोषणा करी। विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को करी और 3 जून की योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी, जिसमें उस प्रक्रिया को उल्लेख किया गया जिसमें अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित की जानी थी तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में शामिल होंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून को तथा कांग्रेस सह महासमिति ने 14 और 15 जून 1947 को दिल्ली में बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी थी और गोविंद वल्लभ पंत ने विभाजन की योजना की पुष्टि हेतु प्रस्ताव करते हुए कहा कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है। देश की स्वतंत्रता मुक्ति पाने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। इस समय गांधी जी नोआखली कलकत्ता बंगाल में थे और भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में जहां देश के कुछ क्षेत्रों में उत्सव जैसा माहौल तो वहीं कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी और गांधी जी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला व्यक्ति कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। और गांधी जी की मृत्यु पर नेहरू का हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया है। अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।